नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं की गणित सब्जेक्ट का जो प्रश्न बैंक है उसमें अध्याय 1 यानी वास्तविक संख्याओं के जो प्रश्न दिए हुए हैं उसको हल करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनिए। इसमें पहले प्रश्न का जो पहला पार्ट है उसमें हमें 96 और 404 का HCF बताना है कि क्या होगा इसका HCF। तो HCF में हम देखते हैं जो इसमें ऑब्जेक्ट नंबर B है, जो इसका B नंबर ऑब्जेक्ट इसमें दिया हुआ है 4, B वाले में 4 दिया हुआ है। तो 4 का यदि हम देखते हैं तो इन दोनों में क्या हो जाता है, पूरा पूरा भाग चला जाएगा। जैसे 96 में 4 का यदि भाग दें, 96 में 4 का भाग, तो 4 से यह कट जाएगा, 4 दूनी 8 और इधर 1 बच गया तो 16, तो 4 चौको 16, यह 24 बार में 96 4 से कट जाता है। इसी तरह से यदि हम 404 में भी 4 का भाग दें इसका, तो यह भी कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 शून्यम शून्य, 4 एकम 4। तो जो यह दोनों संख्या है यह 4 से विभाजित हैं, तो इसका जो B नंबर है यही क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि जो HCF होता है वह जिन संख्याओं का HCF होता है उन संख्याओं को क्या करता है, पूरी तरह से विभाजित करता है। जैसे 4 इन दोनों का HCF है तो इन दोनों को पूरी तरह से विभाजित करना चाहिए, तो यह कर रहा है, इसलिए इसका ऑब्जेक्ट B है जो वह सही हो जाएगा। बाकी इस क्वेश्चन के जो अन्य ऑब्जेक्ट हैं वो दोनों संख्याओं यानी 96 और 404 को पूरी तरह से विभाजित नहीं कर पाते हैं, दोनों को करना चाहिए विभाजित, तभी वह HCF होगा। इसका जो दूसरा नंबर है, दूसरे नंबर में दिया हुआ है हमें 12 और 15 का HCF बताना है, तो 12 और 15 का HCF भी हमें बताना है। तो यहाँ पर जो इसका A नंबर है तो वह क्या है, 3 है। तो यह 3 आप देख सकते हैं, तो 3 चौको 12, यह भी हो जाएगा 3 से विभाजित, 3 पाँचे 15, यह दोनों संख्या 3 से विभाजित हो जाएंगी। 12 भी 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 चौको 12 4 बार में, और 15 भी 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 पाँचे 15 5 बार। तो यह 3 इन दोनों को विभाजित करता है, इसका मतलब इन दोनों का HCF 3 है। इसका जो तीसरा पार्ट है इसमें दिया हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल 32 दिया हुआ है, और इसमें LCM भी दिया हुआ है इसका 8, तो हमें HCF इसका बताना है कि कितना होगा। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले इसमें लिख लेते हैं दो संख्याओं का गुणनफल। तो गुणनफल कितना दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है इधर 32, और इसका LCM दिया हुआ है 8, हमें HCF ज्ञात करना है। एक फॉर्मूला होता है A गुणा B, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM A और B, यानी इन्हीं दोनों का LCM और गुणा HCF A B, यानी इन दोनों का HCF और LCM दोनों का गुणनफल इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो चूंकि यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल यानी A और B 32 दिया हुआ है, A गुणा B 32, A पहली संख्या है, B दूसरी संख्या है, तो दो संख्याओं का गुणनफल 32 है, तो हम इसकी जगह पर 32 लिख सकते हैं। और इधर LCM हमें दिया हुआ है 8 है, हमको HCF निकालना है, तो LCM की जगह इन दोनों संख्याओं का LCM कितना है 8, और इधर पर HCF नहीं है पता, तो HCF हमको निकालना है। तो HCF जब इधर 8 गुणा में है, इस साइड आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो इधर 32 बटे हो जाएगा 8, इधर HCF, तो 8 चौको 32 होता है, तो यह 4 बार में विभाजित हो जाएगा, तो HCF हमारा कितना हो जाएगा, इसका 4, जो कि A नंबर इसका सही उत्तर है। A नंबर इसका सही उत्तर है 4 का। इसमें कहा गया है किसी पूर्णांक m के लिए सम पूर्णांक निम्न स्वरूप का होता है। तो इसमें हम बताना है कि सम पूर्णांक किस स्वरूप का होता है। तो जो 5वां नंबर है इसका सम पूर्णांक हमें बताना है किस स्वरूप का होता है। तो यहाँ पर हम स्पष्टतः देख रहे हैं कि जो रूप दिए हुए हैं 2m + 3 दिया हुआ है, और 2m + 1 2m और
2m प्लस 5 यह रूप दिए हुए हैं। तो हम यहाँ पर यदि 2m बस इस वाले पार्ट बस को यदि देखें तो यह संख्या पहले हम चेक करते हैं सम है कि विषम है। तो यहाँ पर 2 और यदि हम m की जगह पर कोई भी संख्या रख दें, m कोई पूर्णांक है, तो यदि हम m की जगह मान लीजिए 1 रख रहे हैं तो यहाँ पर 2 एकम 2 आ जाएगा। यदि 2 की जगह इधर m की जगह पर इस बार हम 2 रख दें तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। इस बार यदि हम 2 गुणा m की जगह पर 3 रख दें तो कितना आ जाएगा 6। इस तरह से यदि हम m की जगह कुछ भी संख्या रखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रिजल्ट में सम संख्या प्राप्त होती है। इसका मतलब यह है कि जो यह पार्ट है यह सम है। अब सम में यदि हम 3 जोड़ेंगे, यानी इसमें यदि हम 3 जोड़ दें तो यह 5 या विषम हो जाएगी। इसमें भी यदि हम 3 जोड़ दें तो यह कितनी हो जाएगी 7, जो कि विषम है। यहाँ पर भी 3 जोड़ दें तो यह भी 9 यानी विषम बन जाएगी। तो यह तो विषम है, यानी यदि इस पार्ट में विषम जोड़ेंगे तो विषम बनेगा। यहाँ पर भी यह सम है, क्योंकि यह पार्ट हम चेक कर चुके हैं कि यह क्या है, सम है। 2m वाला यह सम है, तो सम में यदि 1 जोड़ेंगे तो यह भी क्या होगा, विषम। तो हमारा सही ऑब्जेक्ट यह वाला हो जाएगा, जो कि इसका ऑब्जेक्ट नंबर सी है। यह सही हो जाएगा हमारा। अब इसका जो छठवां पार्ट है उसको देखते हैं। छठवां पार्ट में हमसे कहा गया है कि संख्याओं 5, 15, 20 के लिए एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात बताना है। किस किस का? 5, 15 और 20 के लिए। इसके लिए हमें एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात बताना है। एलसीएम अनुपात एचसीएफ यह हमें बताना। तो पहला नंबर इनका एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एलसीएम तो हम निकाल लेंगे, कैसे? इस तरह से निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें तो ऑब्जेक्ट ने बताना है इसका सही। तो 5 और 15 और 20 इसका एलसीएम निकाल लेते हैं गुणनखंड विधि से। इधर 5 से कट जाएगा, यह 2 से कट जाएगा पहले, तो यह नहीं कटेगा। 2 से कट जाएगा, 2 धाम 20, 2 से अभी कट जाएगा, 2 पंचे 10। अब यह संख्या 5 से कट जाएगी, तो 5 एकम 5, 5 ती 15, 5 एकम 5। इधर 3 से काटना चाहिए था, लेकिन चलिए अब इधर 3 से काट देते हैं। यह उल्टा हो गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इस 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3। इस तरह से इसके जो अभाज्य गुणनखंड हैं क्या आ गए हैं? 2 दूनी 4, 4 ती 12 और 12 पंचे 60। यह क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ गया हमारा? 60 आ गया। अब हमें एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ हम यदि इसमें देखें तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा? 5 ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 का भाग 5 में भी जाएगा, 5 का भाग 15 में भी जाएगा और 5 का भाग 20 में भी जाएगा। जो यह 5 है यह ऐसी संख्या है जिसमें तीनों का भाग जाएगा। तो हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा? एचसीएफ आ जाएगा हमारा 5। क्यों? क्योंकि 5 में भी 5 का भाग चला जाएगा, 5 एकम 5 एक बार में, और 15 में भी 5 का भाग चला जाएगा, 5 ती 15, और 20 में भी 5 का भाग चला जाएगा, 5 चौको 20। इस तो 5 यह तीनों को विभाजित करता है, तो यह एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ और एलसीएम का हम अनुपात बताना था, तो यह कितना हो जाएगा? यदि इसको विभाजित कर दें और छोटा कर दें तो 5 से कट जाएगा, तो 5 से यह कट जाएगा, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, क्योंकि इधर 1 बच जाएगा, और इधर 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5। तो इसका जो अनुपात हो जाएगा तो 12:1 इसका सही आंसर हो जाएगा। एलसीएम अनुपात एचसीएफ यह 12:5 हो जाएगा। तो इसका सही ऑब्जेक्ट हो जाएगा डी नंबर। स्टूडेंट अब इसका प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इस प्रश्न में हमें खाली स्थान भरना। तो यहाँ पर दिया हुआ है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, और आगे इधर पर क्या भर जाएगा? तो यहाँ पर भर जाएगा शेषफल, जो कि हम छोटी क्लासों में भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर भर जाएगा शेषफल। और यहाँ पर इसमें पूछा गया है 8, 9 और 25 का एचसीएफ क्या होगा? तो हमको इसमें एचसीएफ बताना है। हाँ, इसमें कहा गया है संख्याओं 8, 9 और 25 के एचसीएफ का मान होगा, खाली स्थान होगा। तो इसके एचसीएफ का मान होगा, यहाँ पर देखते हैं हम। 8 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 गुणा 9 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 9 के हो जाएंगे 3 गुणा 3,
25 के हो जाएंगे 5 गुणा 5। यहाँ देखिए कोई भी कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड, कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है कोई भी गुणनखंड। तो जब कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं होती तो एक सभी के गुणनखंड में शामिल होता है, तो एक सभी का उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर खाली स्थान में 1 भर जाएगा इसमें। स्टूडेंट अब इसका प्रश्न क्रमांक 3 है सत्य और असत्य। इसमें हमें सत्य और असत्य बताना है। तो इसमें प्रश्न में पहले प्रश्न में इसके कहा गया है दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय संख्या Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R है, जहाँ पर जो R है वह 0 के बराबर या फिर B से छोटा होगा और 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा R, यानी शेषफल। तो यह कथन सत्य है। स्टूडेंट इसका पहला पार्ट क्या है, सत्य है। स्टूडेंट इसके पार्ट 2 में कहा गया है एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उनके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। इसमें कहा गया है कि यदि कोई प्राकृत संख्या है उसके जो अभाज्य गुणनखंड है, मान लीजिए जैसे कोई प्राकृत संख्या है 24 मान लेते हैं, ठीक है। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड है, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 ती 24, यह इसके अभाज्य गुणनखंड है। तो कह रहा कि ये किसी प्राकृत संख्या के अभाज्य गुणनखंड उनके गुणनखंडों के क्रमों को छोड़ते हुए, यानी कि इनके जो गुणनखंड हैं यह 24, यह कोई प्राकृत संख्या है, इसके जो अभाज्य गुणनखंड यह है, यदि इसके क्रमों को छोड़ते हुए, मतलब क्रम पर ध्यान ना दिया जाए, इसको चाहे जैसे भी लिख दें 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 इस तरह से लिख दें, यानी क्रम पर ध्यान ना देते हुए, क्रम को छोड़ते हुए क्या होता है, अद्वितीय होता है। अद्वितीय मतलब यही होता है, केवल एक ही होता है। अद्वितीय का मतलब होता है केवल एक ही होता है, मतलब जो है वही है, उसके अलावा दूसरे ना हो। जैसे इसके गुणनखंडों में 2 2 2, यानी यह 2 3 बार आया था और 3 1 बार। तो चाहे इसको क्रम कैसे भी कर दें, लेकिन इसके गुणनखंड यही रहेंगे। तो इसमें यही कहा गया है कि एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उनके गुणनखंडों के क्रमों को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है, यानी इसके अभाज्य गुणनखंड यही होंगे, चाहे जिस क्रम में लिख लें 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 इस तरह से भी लिख लें तब भी यह रहेंगे। तो यही 2 तो 3 बार ही आएगा ना, यानी 2 की घात 3 और गुणा 3 आएगा। इस तरह से इधर भी 2 की घात 3 और गुणा 3 ही है, इधर भी 2 की घात 3 और गुणा 3 ही है, क्योंकि 2 3 बार ही आएगा, यानी क्रम को चाहे जैसे भी कर दें लेकिन इसके गुणनखंड यही रहेंगे। तो यह कथन भी इसका सत्य है। स्टूडेंट अब इसका प्रश्न 4 है। इस प्रश्न में कहा गया एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो 94 और 404 का हमें HCF लिखना है। इस प्रश्न में इसका जो पहला पार्ट है इसमें 94 और 404 का HCF लिखना है। तो इसका HCF जो है, HCF वह 2 है। इसके HCF 2 है। कैसे निकालेंगे इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो बड़ी संख्या है उसमें छोटी संख्या का भाग देंगे। 404 में 94 का भाग देंगे। इसका 94 को हम 4 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, यानी 94 का 4 में जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 376, और 376 जब इसमें घटाएंगे तो इधर पर बच जाएगा 8 और इधर बच जाएगा 2, इस तरह से 28। अब यह 94 इसको विभाजित नहीं कर पाया है, शेष फल आ गया 28। तो अब 28 इस 94 को विभाजित करेगा। तो 28 का जब 3 बार गुणा करेंगे तो यह कितना आ जाएगा, हमारा 84 आ जाएगा। 94 से कम ही रहेगा। इसको जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर 84 और 10 94 होता है, तो 10 आ जाएगा। अब यह 28 भी इसको विभाजित नहीं कर पाया, तो अब 28 विभाजित होगा किसके द्वारा, 10 के द्वारा। तो 10 का भाग जब इसमें देंगे तो 10 दूनी 20, यहाँ घटाएंगे तो इधर बचेगा 8। अब ऐसे ही इधर ही करेंगे। अब यह 8 बच गया शेषफल, तो यह 10 विभाजित नहीं कर पाया था 28 को, तो अब 10 इधर आ जाएगा। अब 10 में देंगे भाग तो 8 एकम 8, बच जाएगा इधर 2। अब क्या होगा, इधर
यह 8 भी 10 को विभाजित नहीं कर पाया, तो इधर कितना आ जाएगा, 8 हमारा आ जाएगा। अब 8 का जब इसमें 8 का 2 का भाग देंगे 8 में, तो 2 चौको 8, 4 बार में ये 8 आ जाएगा, और घटाएंगे तो 0 आ जाएगा शेषफल। जब शेषफल 0 आ जाए तो जो इधर पर भाजक होता है, यानी जिसने विभाजित किया है लास्ट स्टेप में संख्या को, तो वही क्या होता है, HCF। तो हमारा HCF कितना आ गया है, इसका 2 आ गया है। HCF हमारा 2 हो गया है इसका दोनों संख्याओं का। इस तरह से हमें HCF निकाल लेना है। स्टूडेंट, प्रश्न 4 के दूसरे पार्ट में कहा गया है कि किसी पूर्णांक p के लिए 2p + 1 सम होगा या फिर विषम होगा। इसमें दूसरा जो पार्ट है 2p + 1, यह बताना है कि यह सम होगा या विषम होगा, यदि p क्या है, पूर्णांक है तब। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि सम होगा कि विषम। तो पहले इस पार्ट को देख लेते हैं 2p को। तो यदि हम 2 और p की जगह पर 1 लिखें तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 एकम 2 आ जाएगा हमारा। और इधर हम 2 और p की जगह पर यदि 2 लिख दें, p की जगह पर इस बार 2, तो 4 आ जाएगा। अब इधर 2 तो वैसे एज इट इज है, यदि हम p की जगह पर कितना लिख दें, 3 लिख दें, तो यह कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इधर 2 एज इट इज है, यदि p की जगह 4 लिख दें तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यदि हम p की जगह पर कुछ भी संख्या रखते हैं तो हर स्थिति में क्या आ रहा है, सम। तो जब यह संख्या क्या है, सम है, इसका रिजल्ट सम आ रहा हर स्थिति में, p की जगह पर कोई भी संख्या यदि हो, तो जब यह सम है, सम में यदि हम 1 जोड़ेंगे, 1 क्या है, विषम है, तो यह क्या बन जाएगा, विषम ही बनेगा, क्योंकि इधर 1 जोड़ेंगे तो 3 बन जाएगा, इधर 1 जोड़ेंगे तो 5 बन जाएगा, यानी हर स्थिति में क्या हो जाएगा, विषम। तो यह क्या है, विषम है। स्टूडेंट, अब हम प्रश्न 5 को हल करते हैं। इस प्रश्न में कहा गया है कि संख्याओं 135 और 225 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो हमें इस प्रश्न में यूक्लिड विभाजन प्रमेय एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए 135 और 225 का HCF ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम जब हल करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या और छोटी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो 135 क्या है, छोटी संख्या है, और 225 बड़ी संख्या है। जब यह बड़ी संख्या है तो इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के अनुसार क्या करते हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते हैं। तो यहाँ पर बगल में हम इसको हल करते जाते हैं। तो यहाँ पर 225 में 135 का भाग देंगे। जब इसमें भाग देंगे तो यह कितने बार में जाएगा, एक बार ही जाएगा, क्योंकि 135 दूनी 270, इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बार इसका 135 का गुणा कर देंगे 1 में, तो यहाँ पर 135 ही आ जाएगा। जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 में से 5 जाएगा 0, इधर 12 में से 3 गए 9, यानी इधर 2 में से 2 गए, इधर 1 में से गया कुछ नहीं, 90 आ गया इसका शेषफल। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है, इधर लिख लेते हैं। स्टूडेंट, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म यह है a बराबर BQ + R। a क्या है, हमारा भाज्य है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, भाज्य बराबर b क्या है, भाजक, q क्या है हमारा भागफल, प्लस r क्या है हमारा शेषफल। इस तरह से इसको लिख सकते हैं। और जो हमारा r यानी शेषफल है वह 0 के बराबर हो सकता है या फिर 0 से बड़ा ही होगा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर यह r यानी शेषफल हो सकता है। लेकिन b मतलब भाजक से हमारा क्या होगा, यह r छोटा ही होगा, यानी शेषफल भाजक से हमेशा छोटा ही होगा। तो अब इसको इस तरह से लिखते लेते हैं। तो भाज्य हमारे यहाँ पर क्या है, भाज्य हमारा ये 225 है, तो 225 बराबर क्या हो जाएगा, भाजक हमारा था 135 गुणा भागफल कितना आया था 1, प्लस शेषफल हमारा 90 आया था। तो यहाँ पर देखिए शेषफल 90 है, यानी शेषफल 0 नहीं है, शेषफल बराबर नहीं है 0 के। तो जब तक शेषफल 0 के बराबर ना आ जाए तब तक इस प्रोसेस को करते रहेंगे, इसी को हम एल्गोरिथ्म कहते हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे, 90 शेषफल आ गया, तो अब यह शेषफल का भाग इसमें देंगे, जो यह था भाजक था हमारा, तो यह 135 आ जाएगा इधर पर। तो 135 में जब देंगे 90 का भाग तो एक बार फिर से जाएगा, तो 90 एकम 90 हो जाएगा, क्योंकि 90 दूनी 180 ज़्यादा हो जाएगा। इधर माइनस करेंगे जब, तो यहाँ पर बचेगा 5, और इधर 13 में से 9 जाएगा, तो 9 4 13, इधर 4। अब पुनः इस चीज को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अब इस स्थिति में भाज्य हमारा क्या है, 135, तो 135 लिखेंगे,
भाजक क्या है 90 गुणा भागफल हमारा 1 आया है और प्लस शेषफल 45 आ गया है। अभी भी आप देख सकते हैं कि शेषफल 0 नहीं है, शेषफल हमारा अभी भी शून्य नहीं है। तो पुनः वही प्रोसेस करेंगे, क्या करेंगे, अब 45 में इसका 45 का भाग 90 में देंगे। तो 90 में जब देंगे तो 45 दूनी 90, 2 बार में यह खत्म हो जाएगा, शेषफल आ जाएगा 0। तो यहाँ पर हम इसको पुनः लिख लेते हैं। तो भाज्य हमारा क्या था, इधर इस स्थिति में 90 है और भाजक हमारा है 45 गुणा भागफल हमारा 2 है और शेषफल 0 है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा शेषफल क्या आ गया है, 0 आ गया है। शेषफल बराबर 0 आ गया है। तो जिस स्थिति में शेषफल 0 आ जाए उसी स्थिति में जो यहाँ पर भाज्य होता है b की जगह वही हमारा क्या होता है, HCF होता है। तो हम कह सकते हैं अतः 135 व 225 का HCF, जो हमारा भाजक 45 था वही इसका HCF हो जाएगा, HCF 45 है। स्टूडेंट अब इसका जो प्रश्न 6 है यह बिल्कुल 5वें प्रश्न की तरह ही है। इस प्रश्न में हमें छठवां में क्या करना है, 867 का और 255 का HCF ज्ञात करना है, HCF। तो वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, 867 जो है यह बड़ी संख्या है 255 से, यह लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 867 में भाग देंगे हम 255 का, छोटी संख्या का। तो जब 255 का इसमें भाग देंगे हम तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3 बार में 765। जब इधर माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2 0 और 1 इस तरह से। अब यहाँ पर विभाजित नहीं हुआ है या, तो इस प्रोसेस को पहले लिख लेते हैं हम यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो स्टूडेंट यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम इसको लिख लेंगे। यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, a बराबर BQ प्लस R। ए क्या है, हमारा भाज्य है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल है। जो शेषफल है वह 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है और जो हमारा भाजक होता है उससे छोटा होता है। तो यहाँ पर हमारा भाज्य क्या है 867, यह किसके बराबर होगा, भाजक यानी 255 गुणा भागफल कितना हमारा 3 और प्लस शेषफल हमारा 102 है, 102 इस तरह से। अब यहाँ पर 102 शेषफल बचा। अब यह शेषफल इस भाजक को विभाजित करेगा यानी 255 को। तो इसमें हम क्या करेंगे, 102 का 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 204। जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 और इधर 5, 51 आ जाएगा। इस प्रोसेस को भी यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पर शेषफल 0 नहीं था, शेषफल बराबर नहीं है 0 के, तो यह प्रोसेस पुनः करेंगे। अब क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 255 है, 255 भाजित हमारा भाजक है 102 गुणा भागफल 2 प्लस शेषफल है 51। अब इसको यहाँ पर भी देखते हैं तो शेषफल क्या है, 0 नहीं है, शेषफल बराबर नहीं है 0 के। तो पुनः वही प्रोसेस करेंगे। अब क्या हो जाएगा, 51 का इसमें भाग दिया जाएगा 102 में। तो 102 में जब भाग देंगे तो 2 बार में 51 दूनी 102 होता है। तो यहाँ पर शेषफल 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर इस प्रोसेस को पुनः लिखेंगे तो इस स्थिति में भाज्य हमारा है 102 और हमारा भाजक है 51 और गुणा भागफल 2 और प्लस शेषफल हमारा 0 है। तो यहाँ पर लिखेंगे शेषफल बराबर 0 है। जिस स्थिति में शेषफल 0 आ जाता है तो उस स्थिति में जो भाजक होता है b की जगह पर वही हमारा क्या होता है, HCF। तो यहाँ पर लिख देंगे आता है 867 और 255 का HCF 51 है।
स्टूडेंट अब प्रश्न नंबर 7 में कहा गया है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। कहने का मतलब यह है कि जितनी भी ढेरी बनाई जाए उसमें प्रत्येक प्रकार की जो बर्फी है, जैसे कि काजू वाली बर्फी और बादाम वाली बर्फी, यह दोनों प्रकार की बर्फियां समान संख्या में रहें तथा ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरें, और जो वह ढेरियां बनाई जाएं वह परात में कम से कम स्थान घेरनी चाहिए। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं। तो हमें इस प्रश्न को हल करना है। इस प्रश्न में स्टूडेंट हमें इसमें दोनों जो प्रकार की बर्फियों की कुल संख्या उनका हमें HCF निकाल लेना है। HCF निकालने से उसमें हमें पता चल जाएगा कि प्रत्येक प्रकार की कितनी कितनी बर्फियां की ढेरी बनाना है। तो इस प्रश्न को पहले हल करते हैं, इसमें HCF निकालते हैं कितना आ रहा है। तो यहाँ पर 130 और हमें क्या करना है 420, इसका HCF निकालना है। तो इसमें देखेंगे कि बड़ी छोटी संख्या है 120 और 130 छोटी संख्या है और 420 बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर HCF निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगा देंगे। तो बड़ी संख्या में 420 में छोटी संख्या का भाग देंगे तो यहाँ पर जब देंगे तो यह लगभग जाएगा हमारा 3 बार में आ जाएगा 390। जब 390 आ जाएगा माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा 30 शेषफल। अब इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार लिख लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम स्टूडेंट, इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिख लेंगे A बराबर BQ प्लस R, यह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। और जो R है यानी शेषफल वह 0 के बराबर या 0 से बड़ा और भाजक यानी B से छोटा ही होगा। तो यहाँ पर A क्या हमारा भाज्य हमारा इस स्थिति में अभी 420 है और भाजक कितना है हमारा 130 और गुणा भागफल हमारा 3 और प्लस शेषफल हमारा है 30। तो यहाँ पर देखते हैं कि शेषफल 0 नहीं है, शेषफल 0 नहीं है। तो अभी यह प्रोसेस पुनः करेंगे। अब क्या करेंगे, जो यह 30 शेषफल आए शेषफल का भाग देंगे 130 में जो हमारा भाजक था। तो 130 में जब 30 का भाग देंगे तो 4 बार में यह जाएगा हमारा 120। 4 बार में 120, जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 10। इस प्रोसेस को हम पुनः यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमारा भाज्य कितना है अभी 130 है और भाजक हमारा है 30 गुणा भागफल 4 और प्लस शेषफल हमारा 10 है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि शेषफल 0 नहीं है, शेषफल बराबर नहीं है 0 की। तो अब क्या करेंगे, पुनः वही प्रोसेस करेंगे। अब यहाँ पर 10 का भाग 30 में देंगे, जो हमारा पिछले में भाजक था 30, इसमें भाग देंगे। तो 10 का भाग इसमें देंगे तो 3 बार में सीधे 30 आ जाएगा और यहाँ माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको भी यहाँ पर लिख लेते हैं। तो भाज्य क्या है हमारा 30, भाजक 10 गुणा भागफल हमारा 3 प्लस शेषफल 0 है। यहाँ पर इस स्थिति में हम देखते हैं कि शेषफल कितना हमारा आ गया है 0 आ गया है, शेषफल बराबर 0 है। तो जिस स्थिति में शेषफल 0 आ जाए उसी स्थिति का जो भाजक होता है वही क्या होता है हमारे HCF होता है। तो हम कह सकते हैं आता है 130 और 420 का HCF कितना आ गया हमारा 10 है। अब जो यह 10 आ गया है तो हम कह सकते हैं कि जो मिठाई विक्रेता है वह प्रत्येक प्रकार की जो मिठाई यानी काजू वाली जो बर्फियां हैं और बादाम वाली बर्फियां हैं उसकी 10-10 की ढेरियां लगा सकता है। तो यहां पर हम लिख देंगे प्रत्येक प्रकार की बर्फियों के लिए 10-10 की ढेरियां बनाई जा सकती है, यानी प्रत्येक प्रकार की जो बर्फियां हैं काजू और बादाम वाली उसकी 10-10 की ढेरियां बनाई जा सकती हैं, यानी 10 काजू की बर्फियां और 10 बादाम वाली बर्फियों इस प्रकार की ढेरी बनाई जा सकती हैं। तो इस तरह से यह प्रश्न भी यहीं पर समाप्त होता है।
स्टूडेंट इसका जो प्रश्न 8 है, इस प्रश्न में कहा गया है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। यानी कि जिस आर्मी बैंड में 32 सदस्य हैं उनके पीछे क्या कराना है, बैंड कराना, उनके पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकें। तो स्टूडेंट इस प्रश्न में भी हमें 616 और 32 का एचसीएफ निकालना है, पिछले प्रश्न यानी प्रश्न 7 की तरह। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 616 और 32 का एचसीएफ निकालेंगे। तो बड़ी संख्या में यानी 616 में हम 32 का देंगे भाग। 32 का जब भाग देंगे तो यहाँ पर हमारा 32 एकम 32, इस तरह से जब यहाँ पर माइनस करेंगे तो इधर बचेगा हमारा 29, उतारी आ जाएंगे 6 आ जाएगा इधर। तो अब 32 की दूनिया 9 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 288। अब इसको जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 शेषफल। अब क्या करेंगे, इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार यदि लिखें तो यहाँ पर हमारा भाज्य है 616, यह हो जाएगा 32 यानी भाजक गुणा भागफल 19 प्लस शेषफल 8 के बराबर। अब इसमें पुनः वही प्रोसेस करेंगे, ये 32 आ जाएगा इधर, 32 का में देंगे 8 का भाग तो 8 चौको 32, यह माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इस स्थिति में अब क्या करेंगे, यहाँ पर तो शेषफल 0 नहीं था, शेषफल बराबर नहीं था 0 के। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, भाज्य जो हमारा भाज्य है 32 है और भाजक है हमारा 8 गुणा भागफल है 4 प्लस शेषफल है 0। तो यहाँ इस स्थिति में शेषफल क्या आ गया, हमारा 0 आ गया है, शेषफल 0 है। तो जिस स्थिति में शेषफल 0 आ जाए उसी स्थिति में जो यह भाजक होता है वह क्या होता है, एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना आ गया हमारा, एचसीएफ आ गया 8। तो हम कह सकते हैं कि अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए, 8 ही होनी चाहिए, यानी 8 होगी। स्टूडेंट इसके प्रश्न नंबर 9 में कहा गया है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। हमें यह दर्शाना है। तो इस प्रश्न में हम जब हल करेंगे तो यहाँ पर हम सबसे पहले मान लेंगे कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा भाजक b बराबर 2 है। हमने भाजक को 2 मान लिया और कोई धनात्मक पूर्णांक a मान लिया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार लिखेंगे। तो स्टूडेंट अब हम इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसको इस तरह से लिखेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। जो यह r जो होता है यानी शेषफल यह 0 के बराबर भी हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है यह r यानी शेषफल, लेकिन b से हमेशा छोटा रहेगा यानी भाजक से छोटा रहेगा। a हमारा भाज्य है, b भाजक है या भागफल है और जो r है हमारा शेषफल है। तो यहाँ पर हमने धनात्मक पूर्णांक a ही माना है तो a बराबर b की जगह पर जो हमने भाजक माना है वह 2 माना है तो 2 यहाँ पर b की जगह पर लिख देंगे और q की जगह पर q ही रहने देंगे एज इट इज, प्लस r की जगह पर हम r ही रहने देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, भाजक यानी 2 से छोटी होगी और 0 के बराबर भी हो सकती है। तो यानी r की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, लेकिन 2 नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि b से हमेशा छोटा होता है r। तो b की जगह पर हमारा 2 है यानी 2 से छोटा होगा, लेकिन 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से हमेशा छोटा रहेगा। b मतलब इधर पर हमारा 2 है यानी भाजक, तो इससे छोटा रहेगा। तो r की वैल्यू हमारी 0 और 1 हो सकती है, यानी यह 2 वैल्यू हो सकती हैं। जब r की 2 वैल्यू हैं तो इस a के अलग अलग 2 मान हो सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं a के संभवतः मान। तब a के संभवतः मान क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पर देखिए a बराबर 2q प्लस, यदि हम r की जगह पर a 0 रख दें पहले तो यह 2q में 0 जोड़ेंगे तो 2q ही रहेगा। तो पहला मान तो यह हो सकता है इसका।
और यदि हम दूसरी वैल्यू रखें 2q प्लस r की जगह दूसरी वैल्यू यानी 1 रख दें तो यह 2q प्लस 1 ही रहेगा। तो यहाँ पर हमारी दो कंडीशन आ रही हैं। अब हमें इसमें देखना है कि कौन सा सम है कौन विषम है। यदि हम इसको यहाँ पर देखें थोड़ा सा चेक करें, 2q है तो 2q है तो 2 और गुणा, यदि q की जगह पर हम कोई भी संख्या रखें, मान लीजिए 1 रखते हैं तो 2 एकम 2 हो जाएगा। और यदि 2 एज इट इज है, q की जगह यदि हम 2 रखें तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। इस बार यदि 2 गुणा, यदि हम q की जगह मान लीजिए 5 रखते हैं तो 2 पंचे 10। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या रखा था, यहाँ पर हमने विषम संख्या रखी थी q की जगह पर, तो तब भी हमारा रिजल्ट में सम आया था। और यहाँ पर सम रखा था हमने जब q की जगह पर, तब भी हमारा उत्तर सम ही आया है। और यहाँ विषम रखा तब भी हमारा सम, यानी चाहे हम सम रखें संख्या और चाहे विषम संख्या रखें q की जगह पर, वह हमारा रिजल्ट में सम ही देता है। तो इसका मतलब यह है कि यह जो संख्या है यह क्या होगी, सम संख्या होगी पूरी। और यहाँ पर ये तो संख्या सम है, लेकिन जब हम सम में 1 जोड़ देंगे यानी विषम संख्या जोड़ देंगे तो यह क्या हो जाएगी, विषम हो जाएगी। जैसे कि यहाँ यदि हम 1 जोड़ दें तो यह 3 बन जाएगा यानी विषम हो जाएगा। यहाँ पर भी 1 जोड़ दें तो यह भी क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा यानी 5 हो जाएगा। यहाँ पर भी 1 जोड़ दें तो यह 11 यानी कि विषम हो जाएगा। तो यह तो होगा विषम हमारा, यह होगा सम, हमें यहाँ पर स्पष्ट दिखाई देता है। तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अतः प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक इतने रूप का होता है। यानी समपूर्णांक 2q के रूप का और विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। इसी के साथ यह क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। स्टूडेंट, अब हमें प्रश्न क्रमांक 10 में कहा गया है कि दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पर धनात्मक विषम पूर्णांक होना चाहिए था, तो इस प्रश्न में यहाँ पर कहा गया है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। यहाँ पर विषम पूर्णांक होना चाहिए, विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप का होता है। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक बस लिखा है, लेकिन धनात्मक विषम पूर्णांक होना चाहिए था। तो यहाँ पर इस प्रश्न को भी हम प्रश्न क्रमांक 9 की तरह ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है व भाजक b बराबर 4 है। हमें इसमें 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप का दर्शाना है, तो हम इसमें जो q के साथ में संख्या है उसको भाजक यानी 4 मान लेंगे। तो अब हम इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार इस तरह से लिख सकते हैं। तो a हमारा भाज्य है, तो a हमने कोई धनात्मक पूर्णांक मान लिया है और b की जगह पर हमने 4 यानी भाजक हमने 4 लिया है, bq प्लस यहाँ पर r एज इट इज रहेगा। यहाँ पर हमारा देखते हैं जब हम कि जो यह 4 हमारा भाजक है तो r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 के बराबर भी हो सकता है r, यानी 0 भी हो सकता है, और 0 से बड़ा यानी लेकिन किससे छोटा, b यानी भाजक से हमारा छोटा ही होगा। तो भाजक हमारा 4 है b की जगह पर, तो 4 से छोटा यानी कि 0 से लेकर 1 2 व 3 तक, 4 तक नहीं हो सकता क्योंकि 4 तो हमारा भाजक है, तो भाजक से हमेशा छोटा ही रहेगा यह। तो अब हम यहाँ पर जब r के अलग अलग मान हैं तो इसके a के भी अलग अलग मान होंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे तब a के संभवतः मान, यानी a के क्या क्या मान संभव हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि a का जो पहला मान संभव है 4q प्लस r की जगह पर 0 रखें तो यहाँ पर 4q में 0 जोड़ेंगे तो 4q ही रहेगा। तो पहला मान तो यह संभव है, यानी पहले मान की यही संभावना है। दूसरा जो मान है a, तो a बराबर 4q प्लस, यदि r की जगह 1 रखें तो दूसरा यह मान हमारा हो सकता है। इसी प्रकार a बराबर 4q प्लस r की जगह 2 रख दें तो 4q प्लस 2, और इसी तरह से a बराबर 4q प्लस 3, यानी हमने r के अलग अलग मान रख दिए तो यह मान हमें a के प्राप्त होते हैं।
तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो यह 4q है यह किस रूप का है, धनात्मक संपूर्णांक का रूप है या फिर यह धनात्मक विषम पूर्णांक वाला रूप है। तो 4q को यदि हम यहाँ पर देखें 4q, तो 4 और गुणा q की जगह पर कोई संख्या रखते हैं, मान लीजिए 1 यानी कोई विषम संख्या रखी तो 4 एकम 4 ही आएगा। यदि 4 की जगह और q की जगह पर यदि हम 2 रखते हैं यानी सम रखते हैं तो कितना आ रहा हमारा 4 दूनी 8। देखिए यदि विषम रखते हैं तो भी सम आ रहा है, यदि सम रखते हैं q की जगह तो भी सम आ रहा है। इसका मतलब जो यह 4q है यह क्या है, सम है। अब सम संख्या में यदि हम सम जोड़ेंगे तब तो सम रहेगा और यदि विषम जोड़ेंगे तो विषम रहेगा। तो यह तो हमारा क्या है, सम है। और यह हमारा इधर सम में क्या जोड़ रहे, 1 यानी विषम, तो यह क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा हमारा। और यह वाला क्या हो जाएगा, हमारा सम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यह सम संख्या है यह संख्या, और सम में हम सम जोड़ेंगे यानी 2 जोड़ेंगे तो सम ही रहेगा। यह संख्या सम है, सम में यहाँ पर हम 3 जोड़ रहे हैं यानी बेसम संख्या, तो क्या आ जाएगी हमारी, यह बेसम होगी। तो इसको हम इस तरह से, यह बेसम संख्या होगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आता है एक धनात्मक विषम पूर्णांक, जो विषम वाला होगा वह धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या फिर 4q + 3 के रूप का ही होगा। जो विषम वाला होगा 4q + 1 और 4q + 3 यही रूप का विषम वाला होगा। बाकी तो आप देख सकते हैं कि यह क्या है, सम है सभी। तो यह प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। स्टूडेंट, अब प्रश्न क्रमांक 11 में कहा गया है कि 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी जो 140 है इसके जो अभाज्य गुणनखंड हैं उसको उनके गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना है। तो पहले इसके अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कर लेंगे। 140 है, इसको जब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करेंगे 2 का भाग देंगे तो 2 सत्ते 14, 2 शून्यम 0, 2 का पुनः भाग देंगे 2 तिहाई 6, इधर 1 बच गया, 2 पंचे 10, इधर 10 बन जाएगा। यहाँ पर ये संख्या 5 से विभाजित होगी तो 5 सत्ते 35, अब यह 7, 7 एकम 7, इससे विभाजित। तो 140 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 यह आ गए हैं। तो हमने 140 को अभाज्य गुणनखंड जो थे 140 के, उसको हमने उन अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल यानी गुणा के रूप में हमने इसको व्यक्त कर। तो यदि हम इसको और घातों के रूप में लिखें तो 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7, यह इसके अभाज्य गुणनखंडों को हमने गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया है। स्टूडेंट, बिल्कुल इसी के जैसा ही प्रश्न क्रमांक 12 है। इस प्रश्न में भी हमें 156 को कि जो अभाज्य गुणनखंड है उसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो इसमें भी हम 156 के पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14, 1 बच जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 से पुनः काटेंगे 2 तिहाई 6, इधर 1 बच गया तो 18 बन गया, 2 नाम 18। फिर यह संख्या कट जाएगी हमारी 3 से, तो जब 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 तिरका 9, अब यह संख्या 13 है तो 13 से ही विभाजित हो जाएगी एक बार में। तो जो यह इसके अभाज्य गुणनखंड आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, इस तरह से इसके जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं। इसको और घातों के रूप में यदि लिखें तो 2 की घात 2 गुणा 3 और गुणा 13, इस तरह से हम इसके अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। स्टूडेंट, अब हमें प्रश्न क्रमांक 13 में कहा गया है कि संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो हमें 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात करें। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में हम क्या करेंगे, पहले 6 के जो अभाज्य गुणनखंड है उसको लिख लेंगे। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 होता है 6, तो यह हो जाएंगे। और 20 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 5 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, यह 20 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। तो अब हमें इसमें क्या निकालना है, LCM और HCF। तो यदि हम HCF की बात करें तो HCF इसमें कौन सा हो जाएगा, HCF में हमें जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं उनको लिखना होता है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड में इसमें हम देखते हैं कि 2 ही हमारा क्या हो, उभयनिष्ठ है, यानी 6 में भी है और 20 में भी। इन दोनों संख्याओं के उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है 2 है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 2। अब हम यदि LCM निकालें इसका तो LCM क्या हो जाएगा, वह सभी गुणनखंड हो जाएंगे जो दोनों संख्याओं में आए हुए हैं। उन दोनों संख्याओं के जितने भी प्रकार के गुणनखंड हैं उन सभी को लिख लेंगे। जैसे 2 आया है इसमें भी इसमें भी, तो हम 2 को कौन सा लिखेंगे, 2 जो बड़ी घात वाला है।
इसमें बड़ी घात मतलब 2, यदि इसको घातों के रूप में और लिखें तो 2 की घात 2 और गुणा 5 यह है। तो हम इसमें जो बड़ी घात वाला है उसको शामिल करेंगे। तो यहाँ 2 की घात 2 है, इस वाले 6 के जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें 2 की घात 1 ही है। इसमें घात 1 है क्योंकि जब कोई घात नहीं होती तो 1 मान जाती है। तो हम बड़ी घात वाला एलसीएम में शामिल करते हैं। 2 की घात 2 गुणा, अगला गुणनखंड 3 है और जो और अलग से गुणनखंड आया है एक 5 है। तो जिस सभी प्रकार के गुणनखंड हैं जो साथ में आए हुए उन सभी को लिखना है। और यदि कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ है तो उसमें हमें बड़ी घात वालों को शामिल करना है, तो वह एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम हमारा कितना आएगा, 2 की घात 4, 2 का मतलब होता है 4 और 4 और गुणा इधर हो जाएगा 15, तो 15 चौको हो जाएगा 60। तो इसका हमारा एलसीएम आ जाएगा 60 और एचसीएफ आ जाएगा हमारा 2। यह हमारे एलसीएम और एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात हो जाते हैं। स्टूडेंट, अब हमें प्रश्न क्रमांक 14 को हल करना है। इस प्रश्न में भी कहा गया है कि संख्याओं 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसमें भी प्रश्न क्रमांक 13 की तरह ही हमको इन तीनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो पहला नंबर इनके अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड तो हमें पता है 2 गुणा 3 होता है, 2 तिहाई 6। यहाँ पर 72 के यदि थोड़ी बड़ी ज्यादा गुणनखंड आते हैं तो उसमें हम गुणनखंड इस तरह से ज्ञात कर लेंगे। 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, इधर 1 बचा तो 12 बन जाएगा। तो इधर हो जाएगा 2 छक्का 12, 36 आ जाएगा। 2 से अब यह संख्या पुनः काटेंगे तो 2 एकम 2, इधर 1 बचा तो 16, 2 अट्ठे 16। 2 से काटेंगे तो इधर 2 नाम 18, इधर 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9, 3 से काटेंगे 3 एकम 3। तो 72 के गुणनखंड आ गए हमारे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 इस तरह से। यदि हम इसको और घातों के रूप में लिखना चाहें तो 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2, यह हमारे घातों के रूप में हो जाएगा। अब यदि 120 के यदि निकालें तो उसको भी इस तरह से निकालें। 2 का भाग देंगे 2 छक्का 12 और 2 शून्य शून्य 60 आ गया। 2 का पुनः भाग देंगे तो 2 तिहाई 6, 2 शून्य शून्य 30 आ गया। 2 का देंगे भाग पुनः तो 2 एकम 2, इधर 1 बचा है 2 पंचे 10। 3 से काटेंगे तो 3 पाँचे 15, 5 एकम 5। अब इसके जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो कुछ इस तरह से 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 इस तरह से। यदि इसको भी घातों के रूप में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3, क्योंकि 2 हमारा 3 बार आया है और 3 की घात 1 ही है और गुणा 5 की घात भी 1 1 है। तो अब हमको इन तीनों संख्याओं के जो अभाज्य गुणनखंड है इनके हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तीनों संख्याओं के। तो एचसीएफ यदि निकालें तो एचसीएफ हम कैसे निकाल सकते हैं, इसका जो उभयनिष्ठ होता है और छोटी घात वाला है उसको हम निकाल लेते हैं। यानी उभयनिष्ठ में, जैसे उभयनिष्ठ यहाँ पर 2 है भी है हमारा उभयनिष्ठ, इसमें इस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में भी 2 है, इसमें भी है और इसमें भी है और 3 भी है हमारा। तो 2 में देखेंगे सबसे बड़ी घात क्या है, यहाँ पर 3 है, लेकिन यहाँ पर जो कॉमन है वह सबसे बड़ी घात 1 ही है, यानी एक घात वाला ही तीनों में कॉमन है। तो यहाँ पर हम 2 निकालेंगे पहले नंबर, तो 2 है हमारा कॉमन, 2 की घात 1 वाला। और हमारा यहाँ पर 3 भी है कॉमन, 3 यहाँ है, 3 यहाँ, 3 यहाँ, लेकिन कॉमन हमारा 3 की घात 1 वाला ही है, क्योंकि यहाँ पर 3 की घात 1 ही है। तो यही हमारा उभयनिष्ठ है। तो इसका एचसीएफ और तो कोई है नहीं है कॉमन, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 6। अब यदि एलसीएम निकालें तो एलसीएम में क्या करते हैं, सभी गुणनखंडों को लिख लेते हैं। जो उभयनिष्ठ है उसमें बड़ी घात वाले को शामिल करते हैं। तो इसमें उभयनिष्ठ क्या था, 2 था, तो हम 2 की घात जो बड़ी है 2 की घात 3 है उसी को शामिल करेंगे गुणा। और इसमें कौन सा बचा है, 3 बचा है, तो 3 की घात भी बड़ी वाली शामिल करेंगे, 3 की घात 2। और कोई अलग गुणनखंड 5 आया है तो इसको भी शामिल कर लेंगे। तो इसका कितना हो जाएगा, 2 की घात 3 का मतलब 8 गुणा 2 की घात 3 की घात 2 का मतलब 9, क्योंकि 3 का वर्ग 9 होता है, और गुणा 5। तो यह संख्या क्या हो जाएगी, यह संख्या हो जाएगी 8 पंचे 40 और 40 का गुणा यदि हम 9 में कर दें तो कितना हो जाएगा, यह संख्या 4 नाम 36, 360 हो जाएगा। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 360 और एचसीएफ हमारा 6 आया था। तो इसी के साथ यह क्वेश्चन भी यहीं पर समाप्त होता है। स्टूडेंट, अब हम प्रश्न क्रमांक 15 हल करेंगे। इस
प्रश्न में कहा गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों 12, 15 और 21 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए, जैसा कि हमने प्रश्न क्रमांक 13 और 14 में हल किया है। तो यहाँ पर भी हम पहले नंबर इनके अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। 12 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 ती 12। और 15 के इधर होंगे तो 3 गुणा 5, 3 5 15, और 21 के 3 गुणा 7। यह इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे। यहाँ पर इसको घातों के रूप में यदि लिखें तो 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1, और यहाँ पर 3 की घात 1 गुणा 5 की घात भी 1 हो जाएगी। इधर भी 3 की घात 1 गुणा 7 की घात भी 1 होगी। तो इसका जब HCF यदि निकालेंगे तो HCF में क्या हो जाएगा, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, उभयनिष्ठ हमारा इसमें 3 है, जो कि तीनों संख्याओं के गुणनखंडों में है उभयनिष्ठ। तो यहाँ पर 3 इसका क्या हो जाएगा HCF। अब यदि LCM निकालें तो LCM क्या होता है कि जो संख्या उभयनिष्ठ है तो वह हमें बड़ी घात वाला लिखना है, और जो उभयनिष्ठ नहीं है, अन्य गुणनखंड है, उन सभी को लिख लेना है। तो यहाँ पर 2 की घात कितनी है, 2 है, गुणा यहाँ पर 3 उभयनिष्ठ था तो 3 ही लिख लेंगे क्योंकि 3 की घात बड़ी 1 ही है, गुणा 5 भी इधर और 7 भी है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 की घात 2 का मतलब 4, और 4 का गुणा हम जब इसमें करेंगे किस में, 5 ती 15 में, तो 15 चौको 60 हो जाएगा, और 60 गुणा 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 छंग 42, 420। तो 420 इसका क्या हो जाएगा, LCM आ जाएगा। स्टूडेंट अब हम प्रश्न क्रमांक 16 को हल करते हैं। स्टूडेंट इस प्रश्न में कहा गया है कि HCF 306 और 657 का 9 है, यानी 306 और 657 का HCF 9 दिया गया है, और LCM हमें इन दोनों संख्याओं का निकालना है। 306 और 657 के HCF LCM हमें ज्ञात करना है। HCF दिया हुआ है और LCM ज्ञात करना है। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले लिख लिया, दिया है कि इन दोनों संख्याओं का HCF इतना है। अब चूंकि हम जानते हैं कि LCM गुणा HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि LCM ऑफ 306 और 657 और गुणा इन्हीं दोनों संख्याओं का HCF 306 और 657 का, इन दोनों संख्याओं का LCM और HCF के यदि गुणा करें तो इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि 306 और गुणा 657 के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो अब क्या करेंगे, इसमें हम HCF हमको दिया हुआ है इनका, तो HCF हम यहाँ पर 9 लिख लेंगे। तो LCM 306 और 657 का, और गुणा में इधर HCF हमारा दिया हुआ है 9, तो यहाँ 9 लिख लेंगे, और उस साइड है 306 गुणा 657। इधर हम पहले अभी गुणा नहीं करते हैं, बाद में करेंगे गुणा। तो यह इधर ये 9 गुणा में है तो सट जाएगा, तो भाग में, तो इधर बचेगा LCM 306 और 657 का, 657 इसका LCM बचेगा इधर, और उस साइड चला जाएगा 306 गुणा 657 बटे में हो जाएगा 9। अब 9 से यह संख्या कट जाएगी, तो 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18, 9 ती 27, 3 बार में 27 तक पहुंचा। इधर 3 बच गया तो इधर बन जाएगा 36, तो 9 चौको 36, यानी 34 बार में यह खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हमारा आ गया 34 और गुणा 657, तो इधर पर हमारा आ जाएगा LCM 306 और 657 का LCM हमारा आ जाएगा। तो जब इसका गुणा करेंगे तो इधर आ जाएगा 22,338, यह इसका हमारा LCM आ जाएगा इन दोनों संख्याओं का। स्टूडेंट अब हम प्रश्न क्रमांक 17 हल करेंगे। इस प्रश्न में कहा गया है कि संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सके।
तो हमें यहाँ पर दिया गया है 4 की घात n। इसको हमें बताना है कि n का कोई भी ऐसा मान हो सकता है जिसके लिए यह संख्या क्या हो जाए, शून्य पर समाप्त हो, यानी इसके लास्ट में शून्य आए। तो इसके लिए हम बता देते हैं स्टूडेंट, आपकी जानकारी के लिए, कि कोई भी संख्या यदि शून्य पर समाप्त होगी, मान लीजिए कि जैसे कोई संख्या है 120, यह शून्य पर समाप्त हो रही है, तो इसमें हम देखते हैं कि 5 का भाग अवश्य चला जाएगा। 5 दूनी 10, इधर 2 बच गए तो 20, तो 5 दूनी 10, 2 बच गए तो इधर 20, तो 5 चौको 20, इधर इस तरह से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें 5 का भाग चला गया। यदि कोई और संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं जिसके लास्ट में शून्य है, जैसे मान लीजिए 40 लेते हैं, तो इसमें भी यदि हम 5 का भाग दें तो 5 अट्ठे 40, आराम से भाग चला जाता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जिस संख्या के लास्ट में शून्य होगा, यानी कि यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होगी तो उसमें 5 का भाग अवश्य जाएगा। इसका मतलब जब इसमें 5 का भाग जा रहा था तो इस 120 में 5 एक अभाज्य गुणनखंड जरूर होगा। तो हम कह सकते हैं, इसको यहाँ पर हम यदि लिखें तो देख लेते हैं कि यदि इसके अभाज्य गुणनखंडों में जो यह संख्या है यदि 5 होगा तब तो यह संख्या शून्य पर समाप्त होगी, और नहीं तो नहीं होगी। तो इसको देखेंगे तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 और पूरे की घात है n, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2n। घातों का गुणा हो जाता है जब डबल घातें होती। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इसके अभाज्य गुणनखंड हैं उनमें क्या है, 5 नहीं है, और जब 5 नहीं है तो यह संख्या क्या होगी, शून्य पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि शून्य पर समाप्त होने के लिए उस संख्या के गुणनखंडों में 5 जरूर होना चाहिए, यानी वह संख्या 5 से विभाजित होनी चाहिए, तभी वह शून्य पर समाप्त होगी। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर कहेंगे कि संख्या शून्य पर समाप्त तभी होगी जब संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 5 हो। जब किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 5 होगा तभी वह संख्या क्या होगी, शून्य पर समाप्त होगी, जैसा कि हमने यहाँ पर भी देखा है। परंतु यहाँ पर यह संभव नहीं है, यहाँ पर ऐसा है ही नहीं है कि 5 हो ही नहीं सकता, क्योंकि 4 है यह, तो यहाँ पर यह संभव नहीं है। अतः 4 की घात n जो यह संख्या है यह शून्य पर समाप्त नहीं होगी। स्टूडेंट अब हम प्रश्न क्रमांक 18 हल करते हैं। इस प्रश्न में हमसे कहा गया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। हमको यह बताना है कि जो यह संख्या है यह भाज्य संख्या क्यों है। तो पहली संख्या जो यह है इसको हमें बताना है कि यह भाज्य संख्या क्यों है। तो यदि हम इसमें देखें तो 13 प्लस की साइड भी है और प्लस की साइड भी, तो 13 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा। तो यहाँ पर हम 13 निकाल सकते हैं कॉमन। जब 13 कॉमन निकालेंगे यानी उभयनिष्ठ, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 11 और गुणा 7 बचेगा, यानी 11 7 77 बचेगा, और प्लस यहाँ पर 13 निकल गया तो 1 बचेगा, तो यहाँ पर 13 और यहाँ पर हो जाएगा गुणा में 77 और 1 78 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 13 गुणा क्या है, 78 है। तो यह क्या है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त है। यहाँ पर हम देखते हैं तो जब इस संख्या का भी गुणा कर देंगे तो कोई ना कोई संख्या प्राप्त होगी, और वह संख्या 13 से भी विभाजित होगी, 2 से भी विभाजित होगी, क्योंकि 78 क्या है, 78 एक सम संख्या है, तो वह 2 से विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब है कि यह जो संख्या गुणनफल के बाद प्राप्त होगी वह संख्या बहुत सारी संख्याओं से विभाजित होगी, 13 से भी 2 सी होगी, और 6 से भी विभाजित हो जाएगी, 3 से भी विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि जो संख्या बहुत सारी संख्याओं से विभाजित हो जाती है वह क्या होती है, भाज्य संख्या। और यदि यह अभाज्य है तो अभाज्य होती तो यह स्वयं से ही विभाजित होती और किसी से नहीं, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा ही नहीं जा सकता था। तो अब यह संख्या हम कह सकते हैं कि यह क्या है, एक भाज्य संख्या, क्योंकि यह अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखी है। तो अब हम जो अगली संख्या है उसको भी देखते हैं। तो वह संख्या है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा
3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। इसको भी देखते हैं कि यह संख्या भाज्य क्यों है। तो यहाँ पर भी देखते हैं हम कि 5 प्लस के इस साइड भी है और प्लस के इस साइड भी यहाँ पर 5 है, तो 5 इसमें भी कॉमन आ जाएगा। जब यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो 5 जब आ जाएगा कॉमन तो इधर आ जाएगा 7 बचेगा और 6 बचेगा, तो 7 छंग 42 और गुणा इधर हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, 6 चौको 24 आ जाएगा इधर 24। फिर प्लस में इधर 5 निकल गया कॉमन तो इधर बचेगा 1। हमने इन संख्याओं का गुणा कर लिया लेकिन 5 को कॉमन निकाल लिया और इधर 1 बचेगा। अब इसको जब हल करेंगे तो इधर 5 और जब इसका इधर गुणा कर लेंगे तो इसका गुणनफल आ जाएगा 1008। इसका गुणनफल 1008 आ जाएगा और यहाँ पर 1 पहले से है तो इसको जब जोड़ देंगे तो यह क्या हो जाएगा 1009। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 5 गुणा 1009 है यह। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो यह 1009 है इसके साथ में गुणा में क्या है संख्या 5 है, यानी कि जो यह संख्या बनेगी बाद में गुणनफल के बाद तो वह संख्या 5 से भी विभाजित होगी और इस 1009 से भी विभाजित होगी, मतलब यह अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह क्या है एक भाज्य संख्या है। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर कह सकते हैं कि चूंकि ये संख्याएं जो ये दी हुई हैं संख्याएं, ये संख्याएं अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हैं, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हैं, यानी अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त हैं, जिनमें 1 के अतिरिक्त अन्य भी अभाज्य गुणनखंड हैं। इनमें देखिए 78 और 1 तो सभी के साथ में होता है, तो 1 के अतिरिक्त 78 के साथ में 13 भी है, यानी कि 13 यानी 1 के अतिरिक्त तो और भी अभाज्य गुणनखंड है, इसमें 13 है और 78 के भी यदि और करें तो और भी आ जाएंगे इसके गुणनखंड। यहाँ पर भी देखिए इसके गुणनखंडों में 5 और 1009 है, जो यह संख्या पूरी होगी तो इनके अभाज्य गुणनखंडों में 1 के अतिरिक्त 5 और 1009 भी है। तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या क्या होगी भाज्य संख्या होगी, क्योंकि अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों में तो केवल 1 ही होता है या फिर वह संख्या स्वयं ही होती है, तो यह संख्या क्या होगी भाज्य संख्या होगी। स्टूडेंट इसी के साथ चैप्टर 1 के सभी क्वेश्चन हमने जो प्रश्न बैंक है उसके हल कर लिए हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा और यदि आपको अगले चैप्टर के प्रश्न बैंक चाहिए तो कमेंट करें। स्टूडेंट आपको यह चैप्टर डिटेल से पढ़ना है तो इसका लिंक प्लेलिस्ट का चैप्टर 1 के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहां पर जाके सारे वीडियो चैप्टर 1 के देख सकते हैं।